मैं हूं शीतल राजपूत। मोदी सरकार ने अपना पहला आम बजट आज पेश कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ था। जवान, किसान, दवाई, पढ़ाई, आम इंसान, खास तबका, सबको राहत पहुंचाने और कुछ जरूरी खर्चों पर कैंची चलाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात, टैक्स दर में बिना किसी बदलाव के स्लैब में बड़ी छूट दी गई। स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह सस्ते किए गए तो नुकसानदायक तंबाकू के पदार्थों को महंगा कर दिया गया। मोदी का बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उछाल देखा गया, लेकिन बीच बहस का सवाल ये कि क्या ये खुशी, मुस्कुराहट आम इंसान के चेहरे पर भी आई? देश को कितना पसंद आया मोदी का पहला बजट, और क्या अब इस बजट से आएंगे लोगों के अच्छे दिन? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे बीच बहस में, जिनसे हम चर्चा करेंगे आज के बजट पर। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बजट से नौकरी पेशा लोगों को होती है। उनको लगता है कि पता नहीं कितनी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, टैक्स से हमें छूट मिलनी चाहिए कि नहीं। तो आज के बजट में इन लोगों के लिए टैक्स रिलेटेड क्या था, ये हमें समझाएंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बिना निवेश के, यानी आपका कोई अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है, इन्वेस्टमेंट नहीं है यानी आप बचत नहीं कर पाते, आप जो 1 लाख रुपए आप तक बचाना होता था जिसे आप बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है, वो आप नहीं करते, तो आप पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले आप टैक्स चुकाते थे 8,220 रुपए, ये आप देख सकते हैं। अब आपको 5,150 टैक्स के तौर पर देने होंगे क्योंकि स्लैब बदल गया है। तो अब आपको सीधे सीधे 3,090 रुपए का फायदा हो गया। ये तब हो गया जब 3 लाख रुपए सालाना सैलरी आपकी है। 5 लाख वालों को देखिए उतना ही फायदा नजर आ रहा है क्योंकि टैक्स में उनको भी अब कम पैसे देने होंगे। 28,840 रुपए पहले देने पड़ते थे, अब 25,750 रुपए देने पड़ेंगे, यानी उनका फायदा जो है वो अब 3,090 रुपए बढ़ गया। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपके लिए फायदा बढ़ा है। 1,33,900 रुपए पहले आपको टैक्स भरना पड़ता था, अब 1,28,750 रुपए भरना होगा, वो अब 3,090 रुपए बढ़ गया। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपके लिए फायदा बढ़ा है। 1,33,900 रुपए पहले आपको टैक्स भरना पड़ता था, अब 1,28,750 रुपए भरना होगा, 5,150 रुपए का ये फायदा होगा उस कीमत पर, उस सूरत में जब आपका कोई निवेश नहीं है और आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है। अब अगला आंकड़ा देखिए, 80C में जो सीमा अब 1.5 लाख कर दी गई है, पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी, अब 1.5 लाख कर दी गई है। उसमें निवेश के बाद अगर आपकी सैलरी 4 लाख रुपए है तो आपको पहले 8,240 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, अब आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा जो आपको टैक्स देना पड़ता था वो आपका फायदा है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है तो देखिए 18,540 की बजाय अब आपको केवल 10,300 रुपए का टैक्स देना होगा, ना 8,240 रुपए सीधे सीधे आपका फायदा होगा। 80C में 1.5 लाख रुपए अगर आप बचाते हैं, उस सूरत में 6 लाख रुपए सैलरी पर आपको पहले 28,840 रुपए टैक्स देना पड़ता था जब आप 1 लाख रुपए बचाते थे, अब आप 1.5 लाख रुपए बचाएंगे तो आपको केवल 20,600 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। 8,240 रुपए का शुद्ध फायदा आपके लिए साफ तौर पर है। 7 लाख की सैलरी में वही 15,450 रुपए हो जाता है आपका फायदा, क्योंकि 51,500 की जगह आप 36,050 रुपए का टैक्स केवल जमा कराएंगे जब आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे 80C के अंतर्गत। 8 लाख अगर आपकी सैलरी है तो 72,100 की जगह अब आपको 56,650 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। फायदा आपके सामने 15,450 रुपए का आपको फायदा होगा। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपको क्या फायदा होगा? 1,13,300 रुपए टैक्स की जगह 97,850 रुपए टैक्स अब आपको देना पड़ेगा। 15,450 रुपए का फायदा है। ध्यान रखिए ये आंकड़ा है 80C में, जब आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, बचत करेंगे, उसके बाद ये आपका सीधा सीधा फायदा है। 12 लाख के ऊपर वालों को 20,600 रुपए का सालाना फायदा होगा। 1,64,800 की बजाय 1,44,200 रुपए अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब शीतल एक होम लोन के लिए और बता देते हैं कि 80C में 1.5 लाख रुपए अगर आपने दिए हैं और होम लोन भी आपका चल रहा है, होम लोन में भी आपने निवेश किया हुआ है, तो 5 लाख रुपए अगर आपकी सालाना कमाई है,
₹3090 आप पहले टैक्स देते थे, अब आपका शुद्ध फायदा वही हो गया, क्योंकि अब आप अगर एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की बचत दिखाते हैं और होम लोन में निवेश करते हैं तो अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 6 लाख के साथ भी यही है, 13,390 आप टैक्स दिया करते थे, लेकिन अगर ये दो सूरतें हैं आपकी कमाई के साथ, एटीसी में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और होम लोन अगर आपका चल रहा है उसमें आपने निवेश किया है तो 13,390 रुपए का शुद्ध आपको फायदा है जो आप टैक्स के तौर पर दिया करते थे। 7 लाख में अब आपको केवल 10,300 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी 7 लाख रुपए कमाई है, 23,690 रुपए आप टैक्स देते थे, अब आपको केवल 10,300 देना पड़ेगा। 13,390 रुपए का आपको शुद्ध मुनाफा है। 7 लाख रुपए सैलरी, एटीसी में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और होम लोन में निवेश के बाद। शीतल, बिल्कुल अनुराग ने एकदम बारीकी से समझाया कि किस तरह से आपका शुद्ध फायदा होने जा रहा है नौकरी पेशा लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने होम लोन ले रखा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है अमरजीत कौर, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई की, वीएम सिंह, किसान नेता, काफी मुखरता से किसानों के मसले उठाते हैं। आज के बजट में किसान और कृषि को लेकर भी काफी कुछ था, इनसे बातचीत करेंगे। विवेक बंसल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी विवेक बंसल जी से। विवेक बंसल जी, इसे देखकर लगता है कि नौकरी पेशा लोगों के कम से कम अच्छे दिन दिख रहे हैं आने वाले, ये जो छूट मिली। देखिए, ये आपने जो कहा कि अच्छे दिन दिख रहे हैं, वो तो इसके जो परिणाम है बजट के पश्चात हम ये कह सकेंगे कि अगर मुद्रास्फीति कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है, प्राइस राइज जो आज एक बहुत बड़ी एक चुनौती बन गया है, वो अगर कम होता है। और देखिए, आप विगत वर्षों के बजट को अगर आप देखेंगे तो हमेशा इस तरीके के रिलीफ्स दिए जाते रहे हैं। इसमें कोई ऐसा अनूठा नहीं किया गया, ऐसा ड्रास्टिक कोई चेंजेस बजट में नहीं आए, या जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं थी कि एनडीए की सरकार के पश्चात जिस तरीके के वादे किए जा रहे थे कि महंगाई एकदम कम हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहूंगा, आपने नौकरी पेशा लोगों के लिए बात की, जो अधिकांश लोग जो गरीबी रेखा या जो बहुत निम्न स्तर का जीवन, आर्थिक जीवन, उनको क्या राहत मिली है? आपने कहा कि साहब टीवी के दाम सस्ते हो गए या बहुत सी चीजें, लेकिन एक बड़ा तबका नौकरी पेशा लोगों का है। नौकरी पेशा देखिए वो ठीक है, नौकरी पेशा के आप संदर्भ में आप बात कर रही है, पर हमें बात करनी होगी भारत के हर वर्ग के लिए। हर वर्ग जो आज जिसके पास कृषि के लिए जगह भी नहीं, जमीन बहुत छोटी होल्डिंग्स हैं, जो कृषि करता है, उसको क्या, उसके जीवन स्तर में क्या फर्क आया, कितना वो इसके पश्चात। और देखिए मैं ये भी इसके साथ कहना चाहूंगा, हर चीज के आज ठीक है घोषणाएं हुई हैं, आज जब तक उसका क्रियान्वयन ना हो, उसका कितना उसके दुष्परिणाम या अच्छे परिणाम उसके सामने आए, 4-5 आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके बजट, आप पिछले बजट को उठाकर देखेंगे तो उसमें भी इसी तरीके के आपको राहतें देखने को मिलेंगी हर वर्ग के लिए। हर ये एक परंपरा रही है कि एक स्लैब में जो जैसे 1.5 लाख है या 1 लाख है, उसे बढ़ाया जाता है, उसे रिलीफ बढ़ाया जाता है। तो ये कोई ऐसी कोई क्रांतिकारी चीज नहीं हुई है कि इसमें हम ये कहें कि वाह ये इतना उच्च कोटि का बजट प्रस्तुत किया गया है और सबके अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा मैं नहीं ऐसा मानता हूं। जो एक परंपरागत तरीके से एक बजट जो पेश किया जाता है, उसी तरीके का बजट आज पेश किया गया है। कैप्टन अभिमन्यु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो विवेक बंसल कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि कोई क्रांतिकारी चीज इस बजट में नहीं है। लगता है कैप्टन अभिमन्यु अभी हमारे से जुड़ नहीं पाए। अमरजीत जी। देखिए, ये पीपल सेंट्रिक बजट नहीं है, ये ज्यादा पीपीपी और एफडीआई के रास्ते से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट और इंडियन बिग कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का, उसकी इसमें बहुत कमी है। और विनिवेश को बढ़ावा दिया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। जब चिदम्बरम जी बजट पेश किए थे तो उसमें वो कह रहे थे कि हम 36,000 करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट से इकट्ठा करेंगे, और आज जेटली जी ने जो अनाउंस किया वो 50,000 करोड़ से ऊपर 56,000 करोड़ समथिंग किया है। तो ये बेचने का जो रास्ता था पब्लिक सेक्टर को, और जो निजीकरण का रास्ता था, और पीपीपी मॉडल था, और फॉरेन मनी पे डिपेंडेंस ज्यादा थी, और डोमेस्टिक रिसोर्सेज को जनरेट करने की जो कमी थी पिछले बजट्स के अंदर, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। टैक्स पे भी मैं आती हूँ, उसी को बढ़ा है। तो कंटिन्यूटी है पिछले बजट्स की,
और परिवर्तन है और तेजी से रफ्तार है निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ने की। जहां तक टैक्स का सवाल है, देखिए 47 करोड़ लेबर फोर्स है, उसमें से जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 2 करोड़ के करीब है। आप सर्विस पेशा की बात कर रहे हैं, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला करके। तो उनके लिए 2 से 2.5 से 3 सीनियर सिटीजन्स का हो भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महंगाई भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। अभी अभी रेलवे के बजट में भी बढ़ाया गया और बहुत सी और चीजों के दाम जो तेजी से बढ़े हैं और जो दिशा चल रही है इन्फ्लेशन की, उस हिसाब से बढ़ाया है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कोई बढ़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि महंगाई के हिसाब से एक किस्म का स्टैटिक रह गया, खर्चे भी उतने ही बढ़ गए हैं। तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, उनके लिए बढ़ाया गया है तो ठीक बढ़ाया गया है। लेकिन मेरी चिंता ये है कि असंगठित क्षेत्र का जो 45-46 करोड़ मजदूर है इस देश का, उसके लिए विशेष कुछ नहीं नजर आया। उसी तरीके की लिप सर्विस है जो ऐसी पहले होती थी। उनके लिए हम सोच रहे थे कि बजट में 1% भी बजट का कम से कम परसेंटेज के हिसाब से बोल देते कि ये इतना हमने ईयर मार्क कर दिया, 17 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ मार्क कर दिया। वो नहीं हुआ। 1000 करोड़ की चर्चा हुई जैसे पिछली बार हुई थी। तो ले दे के कहीं 100 करोड़, कहीं 200, कहीं 50 करोड़, कहीं कुछ लिप सर्विस ज्यादा है, टोकनिज्म ज्यादा है, इंटेंट की स्टेटमेंट्स ज्यादा है। लेकिन इसमें जो कंटेंट, अच्छे दिन का जो प्रश्न आपने उठाया ना, तो अच्छे दिन कॉर्पोरेट और बिग बिजनेस और विदेशी पूंजी के जरूर आए हैं, लेकिन अच्छे दिन जो नीचे के स्तर का आदमी है, 70-80% आदमी इस देश का जो रोज 20 रुपए में गुजारा कर रहा है, उसके लिए अभी अच्छे दिनों की चलिए, जीवीएल नरसिम्हा राव कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? फिर मैं कैप्टन अभिमन्यु से एक रिएक्शन लूंगी और फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं टैक्स स्लैब के ऊपर क्या है। राव साहब, जो वायदे पार्टी ने, मैं आ रहा हूं, अच्छे दिन दूसरे पार्टियों के लिए आएंगे ये हमने कभी नहीं कहा है। तो इसलिए दूसरे पार्टियों का नाराज रहना और ये कहना कि इसमें ये कमी है वो कमी है, ये स्वाभाविक है। हम उनको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश की हर वर्ग की जनता इस बजट में अपने आप की, अपनी आकांक्षाओं की पूरी करने के लिए एक शुरुआत किया है, ऐसा महसूस करेगी। क्योंकि हर वर्ग के लिए, जो निम्न वर्ग है, जिनको नजरअंदाज करता रहा, और जो बजट रहे खासकर कोई कॉर्पोरेट जगत के लिए जो बजट बनते रहे, उस दृष्टि से सरकार ने बिल्कुल सभी वर्गों को जोड़ने के लिए कोशिश किया है और एक ग्रोथ देने, मोमेंटम देने के लिए किया है, और विनिवेश को और निवेश को दोनों को बढ़ाने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा तेज गति से ग्रो कर सके, और जो ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ दर जो रहा है 4-5% के जो बीच में अटक के रहा है, उसको 2 साल के अंदर 7 या 8% तक ले पाए, ताकि रोजगार बढ़े और सभी जनता को फायदा हो। इस तरह का बहुत ही पॉजिटिव बजट है। किसी वर्ग को इस बजट में निराश नहीं किया गया, और जो बड़े बड़े कदम लेने हैं जिससे ग्रोथ बढ़ सकती है, बोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वैसे कृषि क्षेत्र में भी, जो 4% ग्रोथ रेट हम अचीव करने वाले हैं, और जो 7-8% ग्रोथ रेट 2-3 साल के अंदर जो जिस स्तर पे हम पहुंचने वाले हैं, इससे एक विजन की प्रस्तुत किया गया और सभी वर्गों को साथ में ले जाने की एक बड़ी कोशिश की गई है। मैं समझता हूं इससे जनता बहुत खुश होगी। कैप्टन अभिमन्यु, अमरजीत जी का ये कहना था कि मजदूरों की उपेक्षा की गई है, हर वर्ग को नहीं एड्रेस किया गया है, खासतौर से जो मजदूर है उसे बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इस पर मैं कैप्टन अभिमन्यु की रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे, तो हम दिखा देते हैं कि आम जनता का क्या कहना है, टैक्स पर जो छूट मिली है उस पर आम जनता क्या सोचती है। फिर कैप्टन अभिमन्यु के पास चलेंगे। बजट बहुत अच्छा आया है, और जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इनकम टैक्स में छूट ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो वो भी हमें मिली। और दूसरा कि नेसेसिटीज़ के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस भी कम हुई हैं, और हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो भी कम हुआ है। इनकम टैक्स में छूट दिया है, ये सच्ची मायने में सीनियर सिटीजन के लिए अच्छे दिन की शुरुआत है, और जनरल लोगों के लिए भी 2 लाख के 2.5 लाख किया है, वो भी अच्छी शुरुआत की समझना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक बजट माना जाएगा, निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे। इसकी शुरुआत यह बजट ने की है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन की भी जो टैक्स छूट है वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की गई, और जनरल पब्लिक के लिए भी 2 लाख से 2.5 लाख की गई। पिछले 2 साल में तो सरकार ने कोई रेट
चेंज किए नहीं इनकम टैक्स के। इस साल इस गवर्नमेंट ने कम से कम 50,000 रुपया तो सीनियर सिटीजन को, दूसरे लोगों को, सबको जनरल किया। ये सराहनीय कदम। इनकम टैक्स में जो परिवर्तन किया है वो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने जो ज्येष्ठ नागरिकों के लिए 2.5 लाख से लेके 3 लाख किया है और जनरल पब्लिक के लिए 2 से 2.5 लाख किया है, मुझे लगता है ये सब यानी थोड़ा सा उसमें और परिवर्तन होना जरूरी था। तो आम जनता की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। आम जनता खासतौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो खुश है और नौकरी पेशा लोग भी खुश है टैक्स में जो रियायत मिल रही है। लेकिन इस बजट के आने के बाद क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, कौन सी चीजें आपकी जेब पर ज्यादा असर डालेंगी और कौन सी चीजें जो आपकी जेब हल्की रखेंगी, ये जानने के लिए फिर चलते एक बार मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान के पास। बिल्कुल शीतल, जीवीएल नरसिम्हा राव भले ही कह रहे थे कि हमने और राजनीतिक पार्टियों के लिए बजट नहीं बनाया, आम जनता, आम लोगों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए बजट बनाया है। तो मैं विरोध करने वालों को, आलोचना करने वालों को ये भी कहूंगा कि इस बजट के जो फायदे हैं वो उनको भी मिलेंगे और नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा। जो सस्ता हुआ है वो सबके लिए हुआ है। कंप्यूटर सस्ते हुए हैं, एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा विदेशी शॉपिंग को इस बजट में सस्ता किया गया है। स्टील सस्ती हो गई है, तो अब आप समझ लीजिए जितनी चीजें स्टील से बनती हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो सस्ती होगी। सोलर ऊर्जा के सामान सस्ते हुए हैं। तेल साबुन इस बजट में सस्ते किए हैं अरुण जेटली साहब ने। अगला आंकड़ा देखिए क्या आता है सस्ते और महंगे में, क्योंकि जो कुछ सस्ता हुआ है वो आपने देखा। अब क्या कुछ महंगा हुआ है वो आप देख लीजिए। ब्रांडेड कपड़े, अगर आप शौकीन हैं ब्रांडेड कपड़े पहनने के, तो वो अब आपको महंगे होंगे। हम आपको याद दिला दें यूपीए 2 के बजट में भी ब्रांडेड कपड़े महंगे किए गए थे। सिगरेट तब भी महंगी हुई थी, सिगरेट अब भी महंगी हुई है, और तंबाकू तब भी महंगा किया गया था और तंबाकू अब भी महंगा किया गया। जिस सिगरेट और शौकीन तंबाकू के हैं उनके लिए इसे अच्छी खबर के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अब उन्हें ये सब चीजें खरीदने में सोचना पड़ेगा। बच्चे कोल्ड ड्रिंक के बहुत दीवाने होते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसान के बारे में भी हम सब जानते हैं। वित्त मंत्री भी जानते थे। कोल्ड ड्रिंक महंगा किया है उन्होंने, पान मसाला महंगा किया है, इसके अलावा इंपोर्टेड कपड़े उन्होंने महंगे किए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो महंगी हुई हैं इस बार के बजट में, और कुछ चीजें जो सस्ती हुई हैं शीतल, वो हमने दिखाई। बिल्कुल, हमने देखा क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। एक बार फिर अपने पैनल के पास चलते हैं। विवेक बंसल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। बंसल साहब, ये तो अप्रिशिएट करेंगे कि सिगरेट तंबाकू जैसी चीजें जो है वो महंगी की हैं, टीवी सस्ता कर दिया है। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कोई अनूठा नहीं है। आप पिछले बजट को उठा के देखिए तो क्या सिगरेट, तंबाकू और ये गुटखे को क्या महंगा नहीं किया गया था। तो ये एक चलन है, ये एक परंपरा बनी हुई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप टैक्स कर सकते हैं और उस पर कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा। और ये और तंबाकू और ये गुटखे को क्या महंगा नहीं किया गया था। तो ये एक चलन है, ये एक परंपरा बनी हुई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप टैक्स कर सकते हैं और उस पर कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा। और ये और उससे रेवेन्यू भी आप जनरेट करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी नई चीज आपको देखने को नहीं मिल रही। आपने कहा कि आप पिछले उनको आप उठा के देखिए। आपने कहा साहब सीनियर सिटीजन्स को 2.5 लाख से 3 लाख उन्हें राहत मिल गई। कितने सीनियर सिटीजन्स, परसेंटेज आप उठा के देखिए, प्रतिशत भारत की उठा के देखिए, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जो 2.5 लाख या 3 लाख की राहत से उन्हें उससे प्रभावित होंगे। कितने हैं जो शहरों में ही आप उठा के देख लीजिए, गांव के कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, गांव में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, कितनी राहत मिलेगी। जो आपने कहा, मैं अपने जो हमारे सीपीआई की साथी हैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि ये टोकनिज्म है, ये एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने के लिए है। ये उसको जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो आर्थिक रूप से किसी न किसी रूप से अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको ऐसी क्या जो राहत मिली कि जिसकी वजह से उसको ये महसूस हो। और मैं ये कहना, हमारे भाजपा के जो साथी ने कहा कि साहब हम नहीं, तो क्या वो इस तरीके की परंपरा कर रहे को स्थापित करने जा रहे हैं कि और जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो उनको इससे फायदा नहीं मिलेगा। तो अब आप सरकार में आ गए, व्यापक दृष्टिकोण रखिए, आलोचना को सहने का भी मादा रखिए, एक सकारात्मक आलोचना। आप जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके बजट की सराहना करे। आपकी आलोचना उन तक पहुंची। बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े, उनकी रिएक्शन लेते हैं। कैप्टन, टोकनिज्म और लिप सर्विस, ये इन शब्दों का इस्तेमाल आपके विरोधी विपक्षी दल जो है वो कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? क्या आपकी रिएक्शन इस पर?
शीतल जी, वास्तविकता ये है कि इस बार का एनडीए सरकार का, मोदी जी की सरकार का, अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किया गया ये पहला बजट जो है, ये टोकनिज्म, पॉपुलिज्म, लोक लुभावन, उन सब नारों से हट करके एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल बजट है, जो देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई थी उसको पटरी पर लाने वाला ये बजट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 10 साल लंबे जो है यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक कुशासन था, पॉलिसी पैरालिसिस था, नीति का पंगुपन था। उन सब चीजों से बाहर निकाल करके आज सुशासन की तरफ बढ़ना है। नरेगा की स्कीम के 30-35 हजार करोड़ रुपया सालाना वो कोई एसेट क्रिएशन में नहीं लग रहे थे। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आज वित्त मंत्री ने उठाया है कि वो जो नरेगा का फंड है वो मजदूरों को जो मजदूरी मिलेगी वो उस काम के लिए उपयोग होगा जिस काम में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की कोई एसेट क्रिएशन होगा। किसानों की बात कर रहे थे, 8 लाख करोड़ रुपया किसानों को सस्ता कर्ज मिले इसकी चिंता की गई। 7% पर किसानों को जो कर्ज मिलता है, समय पर भुगतान करने वाले को 3% का लाभ, यानी कि 4% पर किसानों को कर्ज मिलेगा। ये एक नया क्रांतिकारी कदम है। देश में नदियों को जोड़ने की योजना के एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उसकी शुरुआत करना, उसको सैद्धांतिक तौर पर उस नदियों को जोड़ने की योजना की शुरुआत करना, यह एक सकारात्मक कदम है। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, चाहे वो हाईवेज का है, चाहे वो रेल का है, चाहे नदियों को जोड़ने का है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस प्रकार से इंड्यूस किया गया है, अंततोगत्वा इससे रोजगार सृजन होगा, मजदूर को लाभ होगा, आम आदमी को लाभ होगा, देश की इकोनॉमी जो है उससे वो उसका साइकिल जो है वो और बढ़ेगा। तो पूरा एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को घुमाने वाला, अर्थव्यवस्था को चलाने वाला, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने वाला ये बजट है। ऐसा लगता था पिछले कुछ सालों से यूपीए सरकार में कि कांग्रेस के नेतृत्व जैसे वो दृष्टिविहीन हो गए थे, विजनलेस हो गए थे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद कर दिया था। इस बजट ने देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम सभी क्षेत्रों के लिए, चाहे एम्स है, आईआईएम है, आईआईटीज हैं, कोई क्लस्टर्स हैं, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, कुछ न कुछ हर क्षेत्र के लिए दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन हर वर्ग के लिए दिया। यह सोच की, दृष्टि की व्याप्ति इस बजट के अंदर दिखाई देती है। और हमने कांग्रेस के मित्र को सुना, वो भी थोड़ा धैर्य रखे, हमने बहुत धैर्य से आपकी आलोचना को सुना। आपको आलोचना करने का अधिकार है और कोई ठीक बात होगी तो हम आगे उसको सुधार भी करेंगे। बिल्कुल कैप्टन अभिमन्यु, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी। विवेक बंसल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम सस्ते महंगे की बात कर रहे थे, जनता का सस्ता महंगा जो हुआ है, जो चीजें सस्ती हुई है, जो महंगी हुई है, उन पर जनता क्या सोचती है, आइए ये देख लेते हैं। जो गुटखे के ऊपर इन्होंने रेट बढ़ाया वो तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी इन्होंने जो टीवी है वो एलईडी और एलसीडी महंगे कर रहे हैं, छोटे टीवी है जो नॉर्मल किसी भी घर में नहीं होते अब। बाकी है, हाँ कुछ चीजें सस्ती हुई है, स्टेनलेस स्टील सस्ती हुई है। बाकी अभी किचन के और चीजें नहीं बताई गई, जैसे एलपीजी का जो हमारे लिए मेन है। बाकी दूध सस्ता हुआ है। हाँ ये है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। मुझे लगता है थोड़ा और मिलना चाहिए था, सो दैट वी कुड हैव सेव, मतलब हम कुछ ज्यादा सेव कर पाते। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्किंग है, मगर घर में भी हमें कॉन्ट्री तो करना ही होता है, सो ऑब्वियसली बात है अच्छा होता अगर थोड़ा ज्यादा एग्जम्पशन मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्शन के टाइम पे कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, वो बजट में क्लियरली दिख रहा है। उन्होंने सारे सेक्टर्स को देखेंगे, सोशल सेक्टर्स है, एजुकेशन है, एग्री है, कम्युनिटी है, मार्केट है, सारे लोगों को उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है। महंगाई से बहुत परेशान थे, इन्होंने महंगाई पे बहुत इंटेलिजेंट काम किया, बुद्धिमानी से काम लिया। जो इन्होंने कस्टम्स पे हर जगह दाम घटाया है, कस्टम्स से दाम घटाने को एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सबसे हम चर्चा जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम बात करेंगे जवान की, किसान की, शिक्षा की, तीनों को लेकर इस बजट में क्या क्या है ये दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से। तो नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट देश के सामने है। बजट की एक एक बात हम आपको अपनी खास पेशकश में दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, पैनल से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में क्या है। दिल्ली में होने वाले चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली वालों को खास सौगात दी है।
दिल्ली में बिजली की समस्या को सुधारने के लिए वित्त मंत्री ने 200 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही पानी की किल्लत को देखते हुए 500 करोड़ रुपए अलग से देने का ऐलान किया। देखिए सर, 200 करोड़ रुपए से ये बिजली का क्या सुधार करेंगे मुझे तो समझ नहीं आया। अगर बहुत अच्छा होता अगर ये दिल्ली वालों को बिजली की सब्सिडी दे देते। दिल्ली के लोग बिजली के बिल भर भर के परेशान हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लिहाजा उसका ख्याल रखते हुए महाराष्ट्र में नए IIM और एम्स बनाने का प्रस्ताव है। लखनऊ में मेट्रो दौड़ेगी और उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 4 राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें से एक पूर्वांचल में खुलेगा। मोदी सरकार के बजट में वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गंगा की साफ सफाई और घाटों को सुंदर बनाने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए क्या क्या है इस बजट में। और जब ये रिपोर्ट चल रही थी तो हमारे पैनलिस्ट चर्चा कर रहे थे, क्योंकि चुनावी साल है। जी बंसल जी। देखिए, हमारे जो भाजपा के साथी हैं उन्होंने कुछ इस बात का जिक्र किया कि यूपीए की सरकार नेतृत्वविहीन थी, दूरदर्शिता नहीं थी और उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उससे बहुत कुछ चीजें खुलासा हो जाता है कि यूपीए सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। चाहे वो दुग्ध क्रांति की बात हो, चाहे वो गरीबी रेखा से कम होने की बात हो, चाहे वो मुद्रास्फीति की बात हो और चाहे जीडीपी ग्रोथ की बात हो, वो सब आपको ये बता देंगे कि क्या यूपीए सरकार ने किया और क्या नहीं किया। और जहां तक इसकी बात है, अभी जो आप PSLV 3 की जिसकी सराहना कर रहे थे, या कटरा से वैष्णो देवी, वो किसका विजन था? इस पे आपने पता नहीं आंकड़ों के आधार पे बोल रहे थे या तथ्यों के आधार पे, या सिर्फ आपको कुछ कहना था, इसके आलोचना करनी थी, उसके उस पर आप बोलने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब एक आधार एक बना के दिया है। आज आर्थिक स्थिति जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हो, वो आज क्या है, वो सब तुलनात्मक आप उसका अध्ययन कर लीजिए। 2004 में क्या था, इस समय क्या है। आज दुग्ध उत्पादन में जिसकी माननीय प्रधानमंत्री बहुत बात करते हैं, आज हम लोग 17% विश्व का दुग्ध उत्पादन और 4% हमारी ग्रोथ रेट है। इस वर्ष ही जो है कृषि की ग्रोथ है 4%, जो पिछली साल थी 1.7, और जो एवरेज जो है वो 2% की जो विश्व की आप तुलनात्मक उसमें देखेंगे। तो ये सब कहना बड़ा तथ्यहीन है। आपने कृषि की बात की और हमारे साथ VM सिंह भी जुड़े हुए हैं, काफी समय से बैठे हैं, किसान नेता हैं, किसानों के हितों के बारे में। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु, आप फटाफट उत्तर दे दीजिए, फिर मैं VM सिंह के पास आऊंगी और हम कृषि की बात करेंगे। मेरे मित्र अच्छा होता आंकड़ों के साथ बात करते कि किस प्रकार से 10 वर्षों में यूपीए ने देश की जीडीपी ग्रोथ को हितों के बारे में। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु, आप फटाफट उत्तर दे दीजिए, फिर मैं VM सिंह के पास आऊंगी और हम कृषि की बात करेंगे। मेरे मित्र अच्छा होता आंकड़ों के साथ बात करते कि किस प्रकार से 10 वर्षों में यूपीए ने देश की जीडीपी ग्रोथ को जो 8% के करीब हमने दी थी, उसको घटा करके इन्होंने हमको 4.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ दी है। और तो महंगाई लगातार 10 वर्षों में 10% से ऊपर रही है। और इनको भूलना नहीं चाहिए, जिस कृषि की, एग्रीकल्चर ग्रोथ की और मिल्क प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ऊपर गुजरात की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की नहीं होती, तो हरियाणा जैसा राज्य 10 साल से शासन कर रहे हैं, उसकी माइनस एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेस देन 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने देश की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट किया, उसके कारण कुछ स्थिति बची है। पिछले 2 सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या तो स्टैग्नेट कर रहा है या नेगेटिव जोन में है। आपने देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से आईसीयू में भेज करके छोड़ा है, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यही तो आप शायद मेरे मित्र, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी शासित जो राज्य थे वो देश से हटके थे,
जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, देश से हटकर के नहीं थे, आपके केंद्र की सरकार के बावजूद या सिर्फ आपके कुशासन के बावजूद, देखिए आपकी कुनीति के बावजूद, तथ्यों के आधार पर, तथ्यों की जो आप बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं, 16% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश ने अचीव किया, पिछले 12 वर्ष में गुजरात ने 11% का ग्रोथ रेट अचीव किया। मानिए मैं ये कहना चाहूंगा, और वहां पर हरियाणा का ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व मंदी चल रही थी, उसके बावजूद हम 5 और 6 और हमने तो 9% तक आपको आर्थिक कौन से देश में विश्व मंदी थी? और आप जो ये कहना चाह रहे हैं उपलब्धियां, यही वो 5 साल पहले समाप्त हो गई 2008 में विश्व वैश्विक मंदी। देखिए ये मैं कहना चाहता हूं, आज हमने एक आधार बना के दिया है। आज आप बुलेट ट्रेन तो हमने 2000 आधार नहीं, आपने गड्ढे खोद करके दिए, हमने कॉन्सेप्ट दिया था, आपने गहरी खाई खोद करके दी है। जिस तरीके से एक तरफ आप आलोचना कर रहे हैं, ये बहस सरकार की योजना थी। विवेक बंसल जी, तो आपने उन्हें क्यों लागू किया? विवेक बंसल जी, ये बहस खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है, हमें और क्षेत्रों की भी बात करनी है। आज के बजट में किसानों की बात भी हुई है, जवान की बात भी हुई है, शिक्षा की बात भी हुई है। किसानों के लिए इस बजट में क्या है, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, आइए सुन लेते हैं खुद वित्त मंत्री को। Kisan Vikas Patras was a very popular instrument among small saving. I plan to introduce the instrument to encourage people who have banked and unbanked saving to invest in these instruments. To improve access to irrigation, we propose to initiate a scheme, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. I propose to set aside 1,000 crores for this purpose. It is also proposed to establish agricultural university in Andhra Pradesh and Rajasthan and horticulture university in Telangana and Haryana. An initial amount of 200 crore has been allocated for this purpose. I propose to provide finance to 5 lakh joint farming groups of Bhumihin Kisan through NABARD in the current financial year. Banks are providing strong credit support to agricultural sector. A target of 8 lakh crores has been set aside for agriculture credit during 2014-15, for which I am confident that banks will surpass. Kisan Television, dedicated to the interest of agriculture and allied sectors, will be launched in the current year. I propose to set aside a sum of rupees 100 crores for this purpose. VM Singh जी, कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़, इसके अलावा अब नाबार्ड के जरिए लोन भूमिहीन किसानों को, फिर कृषि विश्वविद्यालयों की तमाम तरह की घोषणाएं, आप संतुष्ट हैं? मुझको तो वाकई लग रहा था कि जब किसान टेलीविजन आएगा किसानों का तभी मेरा नंबर आएगा। खैर नंबर आया, बहुत अच्छा है। मैं केवल कहना चाहूंगा, इलेक्शन से पहले मोदी जी ने हर कहीं कहा, उस समय हर आदमी को किसान और मजदूर 65% दिखता है, और जब बजट बनता है तो जीडीपी के साथ लिंक करते हैं, बोले ये 13-14% देते हैं, इनको एक साइड पे कोने में फेंक दो। अनफॉर्चुनेट बात है आज की तारीख में, अगर हम देखते हैं किसान को कहां पैसा दिया जा रहा है, 8 लाख करोड़ रुपया ऋण, 7.5 लाख पिछली बार इनने किया था, इनने 8 लाख कर दिया। मुझे बताइए, क्या आप भूल गए हैं सबके सब मिलके कि कांग्रेस का बुरा हाल क्यों हुआ जब 4 लाख करोड़ के आसपास का ऋण था? उस समय 2,70,000 आत्महत्या हुई थी, जो पार्लियामेंट में कहा गया किसान ऋण के तहत दबा जा रहा है, उसका एमएसपी मत बढ़ाओ, उसको पैसा मत दो, उसको केवल बीमारी के साथ जीने की आदत डाल दो, उसको 7.5 का 8 लाख कर दो। होता क्या है, किसान एक बैंक को वापस नहीं कर पाता है, दूसरे बैंक से और उधार लेके एक को वापस करता है, अपनी टोपी पे टोपी चढ़ाई जाता है और किसान आत्महत्या करता है आखिरी के अंदर। ये आपने जो दिया है, ये दिया नहीं है, किसान को कमजोर करने की बात कही है आउटराइट। जहां तक 8 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हैं ऋण की, वहां पर सिंचाई के लिए 1000 करोड़, आप खुद तोल के देख लीजिए, ये शर्म आएगी आपको बोलते हुए भी, 1000 करोड़। फिर मंत्री जी कह रहे हैं 100 करोड़ हम दे रहे हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, 100 लेबोरेटरी बनेंगी। आप भूल गए हैं पिछले साल तक 365 लेबोरेटरीज ऑलरेडी हैं, 365 किसान केंद्र जो बने हैं, विकास केंद्र, उसमें सॉइल टेस्टिंग होती है। हमें ये छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें हॉर्टिकल्चर नहीं चाहिए। ये सब चीजें किसान आपको पढ़ना सिखा देगा, आपको सब सिखा देगा। उसको केवल दीजिए कि उसकी जो है उसकी उपज कैसे बिके, उसको जो होर्डर्स जो तंग कर रहे हैं कैसे करें।
एपीएमसी आपने कह दिया, इन्होंने कह दिया एपीएमसी हट देंगे। अगर मॉन्स्टर हटा दोगे तो कम से कम सेफ गार्ड सुधो कोई। वही आप बात कर रहे हैं अभी नाबार्ड की आप बात कर रहे हैं। नाबार्ड जितना लूट रहा है, आपको मालूम है कितना लूट रहा है? उसको हटा के किसी और को लाने की बात करो, सेफ गार्ड्स की बात करो। ये मत करो कांग्रेस ने 1 रुपए दिया था, हमने 1 रुपए 20 पैसे कर दिए। हमने क्या कर दिया? आज किसान के लिए मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं, किसान के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान ने बार बार देखा था कि मोदी जी ने कहा था कि किसान की सेकेंड जनरेशन खेती नहीं कर रही है, हम खेती के लिए लेके आना चाहते हैं। मुझे बता दो कि किसका बेटा खेती करने आएगा इस बजट के बाद? मुझे एक आदमी बता दो। कैप्टन अभिमन्यु से एक रिएक्शन इस पर, फिर अमरजीत जी आपके पास आऊंगी। इनका कहना है वीएम सिंह मानते हैं कि किसान के लिए इस बजट में जी मैंने पूरा सुना है और मेरे मित्र को बताना चाहूंगा कि मैं भी एक किसान हूं और किसानी से संबंध रखता हूं। और जिस प्रकार से न केवल 8 लाख करोड़ रुपया है, 3% जो है प्री पेमेंट, जो टाइमली पेमेंट का जो रिवार्ड है, ये बहुत बड़ा किसानों का लाभ होगा। और सिंचाई की योजनाएं जो बनाई जा रही है उससे किसानों का लाभ होगा। वेयर हाउसिंग के लिए जो बजट किया गया है उसके लिए किसान की उपज जो है मंडी में उसको अच्छा माल अच्छे उसको मूल्य मिल पाएगा, उससे किसानों का लाभ होगा। और जो 1 लाख सोलर वाटर पंप की जो प्रोविजन किया गया है उससे किसानों को लाभ होगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए दोबारा से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वो शुरुआत की गई है दोबारा से, उससे देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को अपनी उपज मंडियों में लाने के लिए उसका लाभ होगा। और अभी ये केवल शुरुआत है, 45 दिन में प्रस्तुत किया गया पहला बजट है। आप देखते जाइए, ये एक बानगी है, आगाज है। और निश्चित तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, देश के किसान को उसकी बदहाली से निकालना, आत्महत्या की स्थिति से निकाल करके उसको खुशहाली की तरफ ले जाना। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करने का संकल्प एनडीए की सरकार ने किया है, उसकी भी एक समय सारणी बना करके जल्द ही हमको भरोसा है कि एनडीए की सरकार उसको लागू करके किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रेजीम से निकाल करके रेम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइस के रेजीम पर लेकर के आए, ये हमारा संकल्प है। आप भरोसा कीजिए, ये एक अच्छी शुरुआत है। आप हमारी सरकार के अंदर आप विश्वास रखिए। कैप्टन अभिमन्यु, यहां तक तो समझ में आता है कि 40-45 दिन हुए हैं, आप देते कुछ नहीं, विजन डाल देते और कहते हम 5 साल में करेंगे, समझ में आता है। पहली चीज तो मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूं, जो आपने कहा है 8 लाख करोड़ पे आपने 3% पे जो दिया है, 7% पे कांग्रेस ने दिया था, 7% पे आपने दिया है, 3% वापस होता है अगर आप टाइमली पेमेंट करें। ये अगर अच्छा लगता अगर आप करते तो बहुत बड़ा बेनिफिट सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको अच्छा लगता अगर आप करते, मध्य प्रदेश में आज 0% इंटरेस्ट पे है, अच्छा लगता उसको रेप्लिकेट करते आपने वही रेप्लिकेट किया था कांग्रेस ने किया पिछली बारी, आपने खास कुछ नहीं दिया। जहां तक सोलर एनर्जी की बात करते हैं, 1 लाख पंप के लिए आपने 400 करोड़ मांग किया है, 40,000 का एक पंप आप दिलवा दें हमें। अरे 2 लाख का एक पंप आता है, आपके आंकड़े गलत हैं। आप चेक तो करिए क्या कर रहे हैं आप लोग। केवल बेवकूफ बनाने का काम मत करिए, बेवकूफ बनाने का काम मत करिए। हम कह रहे हैं अभी 40 दिन हुए हैं, टाइम लो, पर कम से कम कोई कंक्रीट चीज करो। जो आपने वायदे करे हैं ये मत भूलो कि 65% किसानों के बलबूते पे आपकी सरकार बनी है, और आज केवल 14% अगर आप जीडीपी की बात करके उनको एक साइड पे कर दोगे तो यही किसान पे उल्टा हो जाएगा। जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हर सरकार मैं इनकी बात का एक जवाब देना चाहता हूं। पहली बार सरकार कहा 2 लाख करोड़ का एक बार लगता है। ठीक है जी हम पहली बार सरकार नहीं बना रहे। हमने गुजरात में जब 12 साल मुख्यमंत्री ने 12 साल जब मोदी जी 3 बार चुनाव जीते गुजरात में, ये किसान की मदद से जीते, वो किसी और वर्ग के मदद से नहीं जीत रहे हैं। वो किसान तो वहां भी समय देखकर देखिए, और वहां सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हुआ, सबसे सुनिए, देखिए हम हमारी बात सबसे बड़ा फायदा होता है, हमारी सबसे बड़ा फायदा किसान वर्ग को होना है, और हुआ भी है गुजरात में। पानी का फायदा वो आप गुजरात मॉडल पे अलग से डिस्कशन करा देंगे, तो वही है। नहीं वो भी हम उसके खोल के चलिए अमरजीत जी देखिए, इस वक्त चुनाव गुजरात चुनाव की बात नहीं हो रही, गुजरात मॉडल की नहीं हो रही, उस पर बहस करेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे किसानों का क्या हाल है। वैसा ही होगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वीएम सिंह जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये दिखा ऐसे रहे हैं, जनता को ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार ने 8 लाख करोड़ किसानों को दे दिए, ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री जी के भाषण के फाइनेंस सेक्टर को डील करते हुए जो हिस्सा है, उस हिस्से को देखिए जिसमें फॉरेन बैंक्स
और फॉरेन कैपिटल को बढ़ोतरी दी जाएगी, अपने बैंक्स को कमजोर किया जाएगा और अपने ही बैंक्स को कहा जा रहा है पीएसयूज को। हमें बड़ी उम्मीद है पीएसयूज जो है पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होंगे वो 8 लाख करोड़ तक कर्जा दे देंगे। आप किसान का भला नहीं कर रहे, आप उसको ये कह रहे हो कर्जे लेते थे लेते रहो, अब हम तुम्हें कर्जे और बढ़ा देंगे, कर्जों में डूबते रहो। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो कि नहीं, उसकी प्रोडक्शन के लिए इनपुट सस्ता कर रहे हो कि नहीं, जो उनकी फसल निकलेगी उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोगे कि नहीं, ये सारी बात नहीं आप कह रहे। आप ये भी नहीं बता रहे कि सरकार डायरेक्टली प्रिपेयर करेगी। आप कह रहे हैं आप सीधे बाजार में चले जाना, सीधे बाजार में चले जाना, उसकी सुविधा कौन देता है? मैं बिल्कुल भी लाभकारी मूल्य से सहमत हूँ। हत्याओं का सिलसिला वाजपेयी जी के जमाने में भी था, ये एक दिन में नहीं आया। किसानों की समस्या पिछले 25-30 साल से है। आपका बजट स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के विरुद्ध है। आप कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, आपकी सारी रिकमेंडेशन उसके विरुद्ध है जो उनकी रिकमेंडेशन है। इसलिए 25-30 साल से ये किसानी कष्ट में है। उस कष्ट को कांग्रेस रिजीम ने, एनडीए ने, फिर यूपीए ने, फिर एनडीए ने, किसी ने नहीं उस कष्ट को बाहर निकालने की। चलिए मुझे माफ कीजिए, मुझे यहाँ पे इस बहस को रोकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।